रेडी स्टार्ट। महिला पहलवानों की ओर से की गई यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। इस तरह खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों के साथ बातचीत में चार्जशीट फाइल करने की जो समय सीमा बताई थी उसका पालन हुआ है। चूंकि दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल के बाद पॉक्सो एक्ट हटाने का फैसला किया है तो लगभग यह तय माना जा सकता है कि आरोपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होने वाली। दूसरी एफआईआर में जो आरोप और धाराएं हैं वे सभी जमानती बताई जाती हैं, यानी गिरफ्तारी हुई भी तो तत्काल जमानत मिल जाने की पूरी संभावना है। अगर इस पूरे मामले पर शिकायतकर्ता पहलवानों के नजरिए से विचार किया जाए तो उनकी जो मुख्य मांग थी ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की, जिसे लेकर वे लंबे समय तक धरने पर बैठे रहे, वह पूरी होने के आसार नहीं दिख रहे। उनकी बाकी बातें शंका आशंका के दायरे में आने वाली थी कि वह अगला चुनाव भी लड़ेंगे और कुश्ती संघ में खुद न होते हुए भी अपने लोगों को चुनाव में उतारकर उनके जरिए अपना दबदबा बनाए रखेंगे। ये बातें उन आरोपों को सच मानते हुए कही जा रही थीं जिनका परीक्षण अभी होना है। जब तक दोष साबित न हो जाए हर व्यक्ति निरपराध माना जाना चाहिए। इस लिहाज से चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह को किसी अदालत ने इन मामलों में दोषी नहीं कहा है तो महज आशंकाओं के आधार पर उनके खिलाफ किसी कदम की वकालत नहीं की जा सकती है। मगर दोनों तरफ के दावों प्रतिदावों और आरोपों दलीलों के बीच हालात जस के तस बने हुए हैं। चार्जशीट दायर हो जाने के बाद भी मामला किसी हल की ओर जाता नहीं दिख रहा। पहलवानों ने इस मामले में तत्काल कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। उनका कहना है कि वे आपस में विचार विमर्श करके आगे का रुख तय करेंगे। हालांकि पुलिस की इस चार्जशीट पर अदालत 22 जून को संज्ञान लेगी, लेकिन किसी भी सूरत में इतना तय है कि यह मामला लंबा चलेगा। यह बात भी गौर करने लायक है कि देश के मेडल विजेता पहलवानों का सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन न केवल खेल जगत में देश की साख को नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि देश के अंदर नवोदित खेल प्रतिभाओं के मन में भी तरह तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहा था। ऐसे में यही उम्मीद सबसे बेहतर लगती है कि पहलवान इस बात को समझें कि उन्होंने अपनी समझ और जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे को राष्ट्र के संज्ञान में ला दिया है। अब देश की न्याय प्रक्रिया को अपना काम करने दिया जाए और जुडिशरी के विवेक पर भरोसा करते हुए फैसले का इंतजार किया जाए। विपक्षी एकता की पहले भी कई कोशिशें हो चुकी हैं। 80 के दशक की एक घटना
ऐसी जुगत में लगे नेताओं के लिए आईना भी है और सबक भी। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बाद सबसे बड़े दल के नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह उभरे, लेकिन पार्टी के आंतरिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी बीच जुलाई 1982 में राजधानी से प्रकाशित एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार के एक खबर ने सनसनी फैला दी। खबर यह थी कि हरियाणा के नेता चौधरी देवीलाल की इंदिरा गांधी से लंबी मुलाकात हुई है और भविष्य में भी साथ काम करने की संभावना बन रही है। चरण सिंह को जब इस खबर का पता चला तो उन्होंने तुरंत देवीलाल को दल से निकाल दिया। राजनीति में सिद्धांत और विचारधारा की खूब दुहाई दी जाती है, लेकिन चुनावी फायदे के लिए पार्टियां सिद्धांतों और विचारों को किनारे रखकर नए कदम उठा लेती हैं। फिर नए कदमों के बचाव में सिद्धांतों और विचारों की बुनियाद पर वे नए तर्क गढ़ती हैं। अगर जनता ने इसे मान लिया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो पार्टियां नए रास्ते पकड़ लेती हैं। तेलुगु देशम पार्टी का बीजेपी की ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ाना राजनीति की इसी रवायत का उदाहरण है। महज 5 साल पहले टीडीपी के बॉस एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग पर एनडीए से अपनी राह अलग कर ली थी, लेकिन 5 साल तक सत्ता से दूर रहने के बाद नायडू अपनी आइडियोलॉजी बदलने के लिए मजबूर होते दिख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से नायडू की मुलाकात के बाद अब तय माना जा रहा है कि टीडीपी एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बनेगी। कुछ ऐसी ही बात बीजेपी के साथ भी है। पहले हिमाचल और फिर कर्नाटक की हार ने बीजेपी के आत्मविश्वास को हिला दिया है। अगले कुछ महीनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी उसकी चुनावी परीक्षा होनी है। ऐसे में वह अपनी रणनीति पर दोबारा गौर करने को मजबूर हो गई है। शायद यही वजह है कि वह अपने पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल और टीडीपी के साथ अलायंस की संभावनाएं तलाश रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में टीडीपी एनडीए सरकार में भले ही शामिल नहीं हुई थी, लेकिन वह बाहर से मजबूत सहयोगी थी। इसका फायदा भी उसने खूब उठाया। चंद्रबाबू नायडू तब अपने राज्य के लिए तमाम तरह की योजनाएं और अनाज का विशेष और बड़ा कोटा उठा लेते थे। राम मंदिर और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी के रुख पर सवाल भी उठाते रहते थे। तब की राजनीति में टीडीपी की स्थिति चित्त भी मेरी और पट भी मेरी वाली थी। तब नायडू बीजेपी को राज्य की राजनीति में दबाकर भी रखते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बीजेपी का वोट बैंक उनका सहारा बनेगा, विशेषकर
शहरी क्षेत्रों में बीजेपी टीडीपी के वोट बैंक को ऐसा सहारा दे सकती है जिससे चुनावी इतिहास बदल सके। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बने तेलंगाना में बीजेपी ने तेजी से पांव पसारे हैं। उसे राज्य में सत्ता के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी का संकट यह है कि उसके पास 119 सीटों के लिए उम्मीदवारों का टोटा है। ऐसे में अगर टीडीपी से उसका समझौता होता है तो उसकी चुनौती कम होगी। दोनों दल मिलकर लड़ें तो के चंद्रशेखर राव की सत्ता उखड़ सकती है। स्टॉप।